मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान की जानिब से तमाम हाजरीन और नाजरीन को कराची के 15वें अदबी मेले में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि अदबी मेले की हर नशिस्त में अदब व तहज़ीब को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी और इसका मुज़ाहरा भी आम होगा। अल्लामा इक़बाल ने तकरीबन 1 सदी पहले कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो कुएं यार से निकलें तो सूए दार चलें। नसरी नज़म का इर्तिक़ा हमारा अगला प्रोग्राम है। नसरी नज़म के लिए यकीनन एक ऐसे मुनज़्ज़िम की ज़रूरत है जो नज़म और नसर दोनों दुनियाओं का बाशिंदा हो, और सैयद काशिफ़ रज़ा से बेहतर कौन हो सकता है। सर प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया जनाब। नसरी नज़म के इस सेशन में हमारे मेहमान हैं, उनको मैं दावत दूंगा। अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब तशरीफ़ लाएँ, नसरी नज़म के सरबराह वर्दा शायर हैं। तनवीर अंजुम साहिबा तशरीफ़ लाइए जनाब। अनवर सनराय साहब। हमारी चौथी मेहमान अज़रा अब्बास, उनकी तबीयत कुछ नासाज है तो वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हम उनकी मौजूदगी को यहाँ महसूस कर रहे हैं और उनकी कमी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि महसूस ना हो, उनकी नज़म की हम किरत करेंगे इंशाल्लाह। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नसरी नज़म जो है वो हमारा जो पोस्ट मॉडर्न उर्दू लिटरेचर है उसकी नुमाइंदा तरीन सिनफ़ है, और उर्दू में जब पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की हम बात करते हैं या जब उसका आगाज़ होता है तो उसके साथ ही नसरी नज़म भी शुरू होती है। यानी ऐसा नहीं कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर या पहले शुरू हुआ और नसरी नज़म बाद में। तो जब जैसे दूसरी असनाफ़ में जैसे फ़िक्शन में तजरीदी अफ़साने की जब तहरीक शुरू हो रही थी तो उस लगभग उसके करीब ही नसरी नज़म का आगाज़ हुआ, और इसको मुखालफत का भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा, और उस मुखालफत का मुकाबला करने के लिए बहुत डट कर एक तहरीक भी चलाई गई, और कराची उसका मरकज़ भी था। कमर जमील साहब ने तहरीक चलाई, पंजाब में भी इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ। तो वो जो दलाइल हैं जो नसरी नज़म की मुखालफत में पेश किए जाते हैं अब तक वही चले आ रहे हैं, और उनका जवाब भी दिया जा चुका है, वो भी कई तरह से दिया जा चुका है। लेकिन अब भी जो एक पोस्ट मॉडर्न माइंड है उसके दरमियान और जो दूसरा एक रजत पसंदाना जहन है उसके दरमियान एक इख्तलाफ, जो इख्तलाफात हैं, अगर अदब में जो इख्तलाफात हैं उसमें वही इख्तलाफात आपको नसरी नज़म में भी दिखाई देंगे कि जो जदीद अदब से वाबस्ता लोग हैं, जो मगरबी अदब जिनका मुताला जिनका है, तो वो नसरी नज़म को पसंद करते हैं या नसरी नज़म ख़ुद कहते हैं, या फिर अगर वो कहते नहीं भी हैं तो उनके यहाँ उसकी गुंजाइश होती है। तो हमारे साथ इस वक्त नसरी नज़म के 3 मारूफ़ तरीन शायर मौजूद हैं, और अज़रा अब्बास साहिबा जिनको यहाँ आना था। मैं पहले ये चाहूँगा कि एक नज़म से आगाज़ किया जाए ताकि आपको ज़रा एक अंदाज़ा हो कि नसरी नज़म के बारे में जो कहा जाता है कि ये शायरी नहीं है, तो आप इस नज़म को सुनिए, इसके बाद आप तय कर सकेंगे कि बग़ैर वज़न के बग़ैर बहर के भी शायरी शायद की जा सकती है। ये नज़म है अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब की, मैं डरता हूँ। मैं डरता हूँ अपने पास की चीज़ों को छू कर शायरी बना देने से। रोटी को मैंने छुआ और भूख शायरी बन गई, उंगली चाकू से कट गई और खून शायरी बन गया, गिलास हाथ से गिरकर टूट गया और बहुत सी नज़में बन गईं। मैं डरता हूँ अपने से थोड़ी दूर की चीज़ों को देखकर शायरी बना देने से। दरख्त को मैंने देखा और छाँव शायरी बन गई,
छत से मैंने झांका और सीढ़ियाँ शायरी बन गईं। इबादत खाने पर मैंने निगाह डाली और खुदा शायरी बन गया। मैं डरता हूँ अपने से दूर की चीज़ों को सोच कर शायरी बना देने से। मैं डरता हूँ तुम्हें सोच कर, देख कर, छू कर शायरी बना देने से। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये नस्र में अगर इस तरह लिखा जाए तो वो शायरी होती है या नहीं। हमारे साथ इस वक्त अनवर सनराय साहब मौजूद हैं, तो उनकी जो कुल्लियात आई है, पहले उनकी किताबें नहीं आई थी, वो तकरीबन 50 साल का अरसा है उनकी शायरी का, नस्र नज़्म की शायरी का। फ़िक्शन भी उन्होंने लिखा, उसकी किताबें भी उनकी शाया हुई, लेकिन शायरी की किताब उनकी कोई शाया नहीं हुई। अब इकट्ठी उनकी 5 किताबें शाया हुई हैं। तो सबसे पहले इस तकरीब में उनकी जो कुल्लियात है उसका महूरत मेरा ख्याल है हो जाना चाहिए। ये उनकी किताब है अनवर सनराय की। तो इसके साथ मेरा ख्याल है अगर कोई कैमरा मैन है तो हम इसकी तस्वीर खिंचवा सकते हैं। इनकी यही किताब जो है वो 5 किताबों की सूरत में भी मौजूद है। ये 5 किताबें इसमें मौजूद हैं। तो हम जो शायर हैं ये इस पैनल में जो मौजूद हैं उनमें अनवर सनराय साहब की किताब सबसे नई आई है। तो उनकी किताब में से मैं एक टुकड़ा पढ़ूंगा, उसके बाद अनवर सनराय साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इनकी नज़में काफ़ी तवील हैं और ये नसरी नज़म का एक अलग जायका इनकी नज़मों में हमें दिखाई देता है। ये बदकिस्मती है उर्दू अदब की अमूमी तौर पर और ख़ास तौर पर नसरी नज़म की कि इनकी शायरी की किताब जो है इतनी ताख़ीर से सामने आई। मैं उन चंद खुश नसीबों में शामिल हूँ जिन्होंने इनकी शायरी बहुत पहले इन्होंने मुझे दिखाई थी 1996 में, जब मैं इनके यहाँ एक अखबार में आया था। उनमें ये नज़म भी थी। मोहब्बत इनका बड़ा ख़ास मौजू है। इनकी मोहब्बत कामयाब हुई, लेकिन इनकी शायरी में मोहब्बत के बारे में जो नज़में मिलती हैं उसमें बड़ी उसका एहसास होता है, तशनगी का एहसास होता है। तो अगर शुक्र है कि अज़रा अब्बास साहिबा यहाँ मौजूद नहीं है तो हम ये बात कर सकते हैं और इनसे इस सिलसिले में पूछ भी सकते हैं कि ये तशनगी एक कामयाब मोहब्बत के नतीजे में शादी के बावजूद उनकी शायरी में क्यों रह गई। तो उनकी एक नज़म का टुकड़ा है जी। अच्छा, तो इनकी एक नज़म है, उसका एक टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ। ये नज़म है मोहब्बत 1। तो जितनी इनकी मोहब्बतें हैं उस हिसाब से उन्होंने मोहब्बत 1, मोहब्बत 2, मोहब्बत 3 नज़में लिखी हैं। तो ये इनकी नज़म का एक टुकड़ा कि जो दिल तमाम बातों और तमाम चीज़ों से साफ़ हो जाते हैं, मोहब्बत उन्हें अपने गैर मादी वजूद से भर देती है। हर बार मोहब्बत दिलों में नए अंदाज से दाखिल होती है। न तो वो पहली मोहब्बतों से लड़ती है और ना ही उनसे नफ़रत करती है। मोहब्बत इंसानों की तौसी करती है, तौसी और लामतनाही तौसी। मोहब्बत का सिर्फ़ एक ही मकसद है, जैतून की शाख को चोंच में दबाए हुए मोहब्बत इंसानों पर परवाज़ करती रहती है। तो अनवर सनराय साहब ये बताइए कि आपने पहले तो ये बताइए कि किताब इतनी ताख़ीर से क्यों लाए और 50 बरस पहले जब आपने नस्री नज़्म का आगाज़ किया, नस्री नज़्म लिखना शुरू की सन 1973 में, तो वो क्या तहरीक थी? मतलब उस वक्त एक सिन्फ की हैसियत से नस्री नज़्म का एतबार नहीं था, तो आप एक नौजवान थे, तो किस वजह से इसकी तरफ मुतवज्जे हुए आप, और फिर इसकी इशाअत में इतनी ताख़ीर क्यों की? भाई इशाअत में ताख़ीर की बात तो ये है कि जैसे नज़्म हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते, हम चाहें भी कि इस वक्त कोई नज़्म बना दें तो शायद मुमकिन है कि ना बने, मुमकिन है बन जाए, कुछ पता नहीं हो सकता।
जिस तरह नज़्म अपनी मर्ज़ी करती है आने में, इस तरह मुझे लगता है किताब भी अब शाये होने में अपनी मर्ज़ी करती है। आप लाख कोशिशें कर लें, जो हालात और जो वाक़यात आपको पेश रहते हैं उनमें बाज़ औक़ात कुछ काम हो जाते हैं, बाज़ काम नहीं होते। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई आदमी शायरी करता हो और ये ना चाहे कि उसकी किताब जल्द अज जल्द आ जाए। ये प्रोबेबली ऐसे ही इसको कह सकते हैं जैसे एक माँ जो है वो उम्मीद से हो और वो बच्चे का अपने चेहरा देखना चाहे, तो शायर का भी वही आलम होता है कि जल्द अज जल्द वो अपने बच्चे का चेहरा देख के उसको जन्म दे। लेकिन ज़ाहिर हालात आपके काबू में नहीं होते। दूसरी बात यह है कि मैं भी जब कॉलेज ईयर थे 71, 72, 70, 71 बल्कि कहना चाहिए, तो उनमें मुझे जिन कॉलेजों में दाखिला मिला उसमें शर्त यही थी कि मुझे कॉलेज की अपने नुमाइंदगी करनी थी। और उस ज़माने में बैनुल कुल्लियाती मुशायरे और कंपटीशन बहुत होते थे, तो उसमें कॉलेज की नुमाइंदगी करने के लिए वो गज़ल ही कहनी पड़ती थी। और गज़ल का तरीक़ा ये होता था कि आप जब पहुंच जाते थे जहाँ मुशायरा होना है तो वो उसमें कमरे में बंद कर देते थे और उसके बाद एक मिसरा तरह देते थे कि जब इस पे गज़ल कहें आप। तो ये एक तरह की आजमाइश होती थी कि जो नौजवान मुशायरों में शरीक होते हैं वो ख़ुद भी गज़ल कहने की अहलियत रखते हैं कि नहीं। तो उसमें एक ख़ास तरह की महारत दरकार होती है और ये है कि कुछ गज़लें आपको याद हों, कुछ अरूज़ पे थोड़ा सा अबूर हो तो आप बना लें। गज़ल बनाना मुझे सबसे आसान लगता है। अभी आप मिसरा तरह दे, मैं अभी गज़ल बना सकता हूँ, लेकिन कहते हैं पर तबीयत उधर नहीं आती। तो मुझे ऐसा कोई सुकून जिसे कहते हैं लिख के सुकून मिल, वो ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि मैं शायरी तो 8वीं जमात से कर रहा था। मैं और सरवत तकरीबन एक ही स्कूल में थे और वहाँ मलीर के मुशायरों में शरीक होते थे 8वीं में। फिर मेरी तालीम मुनक़ता हो गई कई साल तक। उसके बाद फिर शुरू हुआ। तो जब मैं पहली दफ़ा 1972 में रेडियो का मुशायरा था, रेडियो पाकिस्तान का, तो उसमें जो है वो गज़ल का उन्होंने पहला इनाम मुझे दिया। लेकिन जब वो नश्र हुई तो वो इतनी तेज़ी से एक के बाद एक शेर आता गया और तो मैंने, मेरे यहाँ रेडियो नहीं था, मैंने सरवत के साथ सुना मुशायरा। मैंने कहा सरवत जब मैंने मुशायरे में पढ़ रहा था तो मुझे दाद बहुत मिली थी, वो तो सारी इसमें से गायब हो गई, कहीं दाद है ही नहीं। हाँ, तो तब तो पता नहीं चला ना, मैंने तो सरवत जानता था इन बातों को सबको। उसने कहा कि वो जो है उसको एडिट कर देते हैं यूँ करके और ऐसे होता है वगैरह। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं दूसरे दिन रेडियो पाकिस्तान पहुंच गया कि मैं जाके उस प्रोड्यूसर से लड़ूंगा जिसने ये प्रोग्राम नशर किया। तो वो प्रोड्यूसर तो नहीं मिला, कमर जमील साहब से मुलाकात हो गई, क्योंकि वो उस प्रोग्राम के सीनियर प्रोड्यूसर थे। तो मैं जाके बड़ा, मुझे पता ही नहीं था उनका कि कमर जमील कौन है और ज़मीर अली कौन है। ज़मीर अली प्रोड्यूसर थे और कमर जमील सीनियर प्रोड्यूसर थे। और मैं कहने लगा ऐसा हुआ, ये हुआ, मैं बोले जा रहा हूँ, वो कह रहे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ। तो बैठ गया मैं। तो उसके बाद कमर जमील से मुलाकात हुई। बस वो मुलाकात क्या हुई, वो तो शायरी से मुलाकात हो गई। फिर उसके बाद गज़ल की तरफ पलट के नहीं देखा और तब से ही नज़्में कहता रहा। लेकिन मेरी नज़्म कुछ उस वक्त भी इतनी अलग थी कि हमेशा कमर साहब कहते थे कि यार तुम शायर नहीं हो, तुम ये कैसी नज़्म कहते हो, दूसरों की नज़्में देखो कैसी हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं दूसरों की जैसी नज़्म कैसे कहूँ। मुझे जैसी अपनी आती थी वैसे कहता, मैं अब तक वही कर रहा हूँ कि जैसी मुझे आती है वैसे ही मैं कहता हूँ, जैसी मुझे अच्छी लगती है वैसे ही मैं कहता हूँ। किस लिए कहता हूँ ये मुझे नहीं पता, कुछ चीज़ कोई अर्ज होती है वो ऐसे ही बस हो जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर सन राय साहब, अपनी शायरी के आगाज़ के बारे में बता रहे थे और कमर जमील साहब से अपनी मुलाकात का बता रहे थे। कमर जमील साहब जो हैं नसरी नज़्म के शायर तो थे ही, लेकिन ग़ालिबन नसरी नज़्म के लिए अगर किसी ने तहरीक चलाई बाकायदा
और इस सिन्फ को बतौर तहरीक आगे बढ़ाया और उसकी कोशिश की और उसके लिए मकालमा किया, उसके लिए जंग लड़ी, तो वो कमर जमील साहब हैं। अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब तकरीबन उसी वक्त जब इन्होंने शायरी का आगाज़ किया था, तो ये ढाका से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, मेरा ख़्याल है सन 74 में, मेरा ख़्याल है जी सन 74 में तशरीफ़ लाए थे। तो आप भी उससे पहले गज़ल कहते थे ढाका में या ईस्ट पाकिस्तान में, तो आप इसकी तरफ कैसे मतवज्जे हुए नसरी नज़्म की जानिब? देखिए, मैं गज़लें भी कहता था और नज़में भी कहता था, लेकिन वो सिर्फ़ अपने लिए या मश्क़ सुख़न के लिए कहता था, कोई किसी तरह से भी उनसे मुतमईन नहीं था। तो तकरीबन ये ख़्याल मेरे जहन में नहीं रहा कि मैं शेर कहूँगा या शायरी की तरफ ज़्यादा वक्त दे सकूँगा, क्योंकि जिस तरह मैं लिखना चाहता था वो तो मैं नहीं लिख पा रहा था। यानी मैं बहुत सर मार लेता अगर पाबंद नज़्में या आज़ाद नज़्मों में, तो कोई मस्जिद कुर्तबा तो नहीं लिख सकता था, एक हद थी। तो एक बहुत बड़ा शायर होना चाहिए जो वज़न के साथ और पाबंद नज़्मों के साथ शायरी कर सके। तो कोई एक और भी कोई रास्ते होंगे ना मंजिल तक पहुंचने के, एक ही तो नहीं होता। तो मैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं 1974 में आया था, शायरी से कोई ख़ास उस तरह का इलाका नहीं था, लेकिन कमर जमील से, अनवर सनराइज़ से, सबसे पहले दोस्तों में अनवर सनराइज़ से मुलाकात हुई, फिर कमर जमील, सरबत हुसैन, ये तमाम लोग जो हैं इनसे, और मुझे मालूम हुआ कि एक सिन्फ है जो नसरी नज़्म कहलाती है और जिसमें इस तरह लिखा जा सकता है। तो उसमें मैंने नज़में लिखी और वो मुझे अपने इज़हार के लिए बहुत मुनासिब महसूस हुई, अभी भी है, और नसरी नज़्म लिखता रहा। तो इसमें कमर जमील साहब का ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा, अहमद हमीश साहब वहाँ साथ में थे, फिर बाद में इफ्तिखार जालिब साहब, अनीस नागी, मुबारक अहमद, जाहिद डार, सलीम रहमान साहब, ये काफ़ी तवील, यानी हमारे फैज़ रसां जो लोग थे, किशवर नाहिद साहब, ये तमाम लोगों की हौसला अफजाई थी जो नसरी नज़्म जो है आगे बढ़ती रही। और थोड़ा सा ये बता दूँ, जैसे अभी बात की है मैं हमारे दोस्त काशिफ रज़ा साहब ने, कि बहुत इसकी मुखालफत हुई और अभी भी जारी है, लेकिन वो सब मुखालफतें तो दब गई, क्योंकि अब तो जो, अगर आप आदाद व शुमार में जाएँ तो सबसे ज़्यादा जो नज़में उर्दू में लिखी जा रही हैं वो नसरी नज़्म की शक्ल में है। लेकिन इसकी जो पज़ीराई मिली, जो ये नज़्म जी आप जारी रखें, बरकरार रही और पाकिस्तान में, वो सिंध के नौजवानों ने इसकी कदरदानी की, और मैं समझता हूँ कि सिंध से इस नज़्म को पसंद किया गया और आज भी पसंद किया जा रहा है, और फिर बलूचिस्तान और दूसरे और पंजाब, बाकी तो खैर अब तो हर जगह लिखी जा रही है, लेकिन जिसको कदर व मंजिलत की निगाह से सबसे पहले देखा गया वो सिंध का सूबा था। जी, बहुत अहम बात अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब ने कही, क्योंकि पंजाब में तो उर्दू की रिवायत थी और गज़ल की रिवायत पुख्ता हो गई थी। सिंध के जो लोग हैं, जो ख़ास तौर पर जो दही सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरा ख़्याल है उनका तर्ज़ एहसास जदीद था, तो उन्हें गज़ल इतनी ज़्यादा उनको पसंद शायद न आती हो जितनी वो नसरी नज़्म से करीब थे। तो इस वजह से सिंध में पज़ीराई इसकी काफ़ी ज़्यादा हुई, और कराची सिंध का मरकज़ है। तनवीर अंजुम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा तनवीर अंजुम साहिबा, हम ये देखते हैं कि दीगर असनाफ़ के मुकाबले में नसरी नज़्म में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, या हमें ये महसूस होता है। इसकी क्या वजह है कि इसमें पाबंदियाँ नहीं होती, तो कुछ लोग कहते हैं कि ख़वातीन की सहल पसंदी की वजह से ये इसमें ज़्यादा हैं, या उनको इज़हार में आसानी होती है? ये इल्ज़ाम तो शायद सब पर ही लगाया जा सकता है कि ये सहल पसंदी की वजह से है, तो ऐसा तो सब जानते हैं कि नहीं है, क्योंकि नसरी नज़्म लिखना भी कोई आसान नहीं है। अब ये बात भी कोई किसी ने रिसर्च करके साबित नहीं की है कि ख़वातीन जो हैं वो गज़लें कम लिख रही हैं या आज़ाद नज़में कम लिख रही हैं और नसरी नज़में ज़्यादा लिख रही हैं। असल बात यह है कि
शायरी में ख़वातीन की आमद और नस्री नज़्म की आमद एक साथ तकरीबन हुई हैं ना। उससे पहले भी ज़ाहिर है किश्वर आपा लिख रही थी, या ज़हरा निगाह, अदा जाफरी, ये लोग ये मौजूद थे, और उनके साथ ज़ाहिर है एक बहुत और भी बहुत सारी शायरात थी। लेकिन उनकी तादाद में इजाफ़ा जो हुआ है वो नस्री नज़्म जब आई है उसके बाद ज़्यादा हुआ है, और उसकी तो बहुत सारी असनाफ में हुआ होगा, मतलब अगर इसको कोई इस पर रिसर्च करे तो ये बात हमें क़तई तौर पे पता चलेगी। वैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई बहुत सारी शायरात नस्री नज़्म के हवाले से आई हैं। उसकी वजह इसके मौज़ूआत हैं। मेरा ख़्याल है कि गज़ल को अगर आप देखें तो उसका जो लैंडस्केप है, उसकी जो रिवायत है वो इतनी मैस्कुलिन है, मर्दाना है वो रिवायत। उसमें मर्द ही ज़्यादातर लिखते रहे हैं, और उसके जिस किस्म का इश्क है उसको बयान करने में, मतलब कम से कम उर्दू की जो गज़ल की रिवायत है उसमें बहुत ज़्यादा मर्दानगी थी। ज़ाहिर है उसको बहुत बदला, जो ख़वातीन आ गई, किश्वर नाहिद, फहमीद रियाज, इन लोगों ने बहुत उसको बदल दिया। लेकिन नस्री नज़्म में वो सारे मसाइल जो औरतों के मसाइल हैं, जैसे सारे ही मसाइल को उसमें ज़्यादा अच्छी तरह बयान किया जा सकता है, तो मेरा ख़्याल है ख़ास तौर पे ख़वातीन के जो मसाइल हैं और जो उनके पेट्रियार्की के ख़िलाफ़ जो मज़ाहिमत है उसको बहुत अच्छी तरह बयान किया जा सकता था। इस पर बहुत कुछ लिखा गया, और बहुत सारे, शायद ये वजह है कि हम देखते हैं कि ख़वातीन की ये ज़्यादा पसंदीदा सिन्फ हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो अभी जो आपके हाथ में ये किताब है जो उन्होंने मुरत्तब की है इनाम नदीम साहब ने, तो अगर मैंने एक जगह इसका पूरा क्वांटिटेटिव किस्म का एनालिसिस किया था, मुझे पूरी तरह तो ये बात नहीं याद है कि वो नंबर्स क्या हैं, लेकिन ये कि आप देखिए कि ये 63 शायर हैं, इसमें शायद 15 जो हैं वो ख़वातीन हैं। तो इस लिहाज से आप ये नहीं कह सकते कि मर्दों और औरतों की तादाद बराबर हो गई है, या अगर इसमें कोई बायस नहीं है उनका और ख़वातीन को नज़रअंदाज नहीं किया है उन्होंने, तो ये तादाद जो है वो अभी भी काफ़ी कम है। और इसमें आप देखें कि कराची के जो शायर हैं ओवरऑल उनकी तादाद, और पंजाब, चूँकि पंजाब इतना बड़ा है, पंजाब में उर्दू लिखी जाती है, तो पंजाब में उर्दू के मतलब पंजाब के शायरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, मतलब कराची के मुकाबले में। लेकिन जो रेशो है मेरा ख्याल है 15 है, उनमें से 7 ख़वातीन कराची की हैं और 8 जो हैं वो मर्द कराची के हैं, जबकि पंजाब में उसी तरह से कम हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि या इस किताब की हद तक कि जैसे पंजाब में ज़्यादा मर्द ज़्यादा लिख रहे हैं और औरतों की तादाद निस्बतन कम है, और उसकी वजह बिल्कुल ज़ाहिर है क्योंकि पंजाब में जैसे बहुत सारे छोटे शहरों से लोग आकर लिख रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, और लेकिन कराची चूँकि एक बड़ा शहर है और यहाँ सिर्फ वो शहरी रिवायत है और यहाँ ज़्यादा आज़ादी है, तो ख़वातीन कराची से कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा नस्री नस्म में, मेरा ख्याल है इसमें जो कॉस्मोपॉलिटिनिज़म है हाँ। वो कराची में ज़्यादा हाँ। है, और नस्री नस्म चूँकि पोस्ट मॉडर्निस्ट सिंफ है तो उस वजह से भी ये है। एक और बात जो मैंने कंटेंट के हिसाब से नोट की थी जब मैं एक मजमून लिख रही थी कि औरतें कुछ लिख रही हैं, लेकिन औरत का तस्करा जो है शायरों में कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा है। तो जब मैं लिखती मर्द, एक मजमून कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने लिखा था कि मर्दों की शायरी में, मतलब नस्री नज़्म के शायरी में, मर्दों की शायरी में औरत का किरदार या औरत की मौजूदगी में के बारे में क्या लिखा गया। तो उसमें मैंने ये नोट किया था कि पंजाब में जो शायरी है उसमें औरत बहुत कम आती है, मोहब्बत भी कम आती है और औरत भी कम आती है। थोड़ा बहुत तो बदल रहा होगा, मतलब ये तो दायरा बदलता जाएगा, लेकिन और उसकी वजह भी शायद यही है कि वहाँ पर चूँकि छोटे शहरों से लोग आते हैं, वहाँ पर उनका इंटरेक्शन जो है वो औरतों से कम होता है।
और बाद जी में जी, वो ये भी बढ़ता शायद होगा। ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी की वजह से। कॉस्मोपॉलिटनिज्म या औरतों और मर्दों की थोड़ी बहुत आज़ादी जो है, जो भी है हमारे मुल्क में, तो हमारे शहरों में ज़ाहिर ज़्यादा है। तो हम ये कैसे अब यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए जो इस बात की शायद तरदीद भी कर सकते हैं। हो सकता है कि ये मेरी जो ऑब्जर्वेशन तो ज़ाहिर है वो उन्हीं टेक्स्ट पर बेस्ड है जो मैंने पढ़े हैं, तो ये बात ठीक है, कही जा सकती है। आपकी तरफ यानी उनके फ़लसफ़ियाना मसाइल ज़्यादा हैं और बड़ी बड़ी आई एंड इट जिसको हम कहते हैं ना, वो ज़्यादा है। और यहाँ पर जैसे अफजाल सैयद की शायरी में काफ़ी ख़वातीन का रोल है। इनकी तो नज़मों के उन्वान भी ख़वातीन के नामों पर हैं काशिफ की शायरी में। तो यहाँ ज़्यादा औरतों की प्रेजेंस है इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा एक रिसर्च का टॉपिक है मेरा ख्याल है कि ऐसा है तो क्यों है कि नहीं है, पहले इस बात को देखा जाएगा और फिर ये है तो क्यों है। अच्छा, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि हम कमर जमील साहब का तज़किरा कर रहे थे, तो उनकी एक नज़म का टुकड़ा आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि कमर जमील साहब का तज़किरा बहुत अहम है बाकी शायरों के साथ। इनकी एक नज़म है कपास का फूल, उसका छोटा सा टुकड़ा आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की नसीर नज़म वो कहते थे। तुम मुझे कत्ल न करो, मैं ख़ुद कई टुकड़ों में बट जाऊँगा, मेरा एक टुकड़ा कपास का फूल बन जाएगा और दूसरा वो आग जो कपास के फूल से रोशन होती है। तो अनवर सन राय हम सारे दोस्तों में से ऐसे दोस्त हैं नसीर नज़म के जो कमर जमील साहब का सबसे ज़्यादा तज़किरा करते हैं। तो मुख्तसरन हमें बताइए कि कमर जमील साहब, मतलब मुलाकातें तो दोस्तों से होती हैं, आदमी के दोस्त होते हैं, वो उसको उभारते हैं, लेकिन कमर जमील साहब कैसे अलग थे कि वो किस तरह से आपको इंस्टिगेट करते थे, आप सब दोस्तों को जो उस वक्त नौजवान थे, कि आप लोग जो रिवायती असनाफ़ हैं उनके बजाय नसरी नज़म कहें, और उनका क्या असर होता था, कैसे वो गुफ्तगू करते थे? भाई मैं तो ज़्यादा जिक्र इसलिए करता हूँ कि मैंने लिखा भी है इसमें, शायद आपने देखा होगा कि मेरी तो मेकिंग में उनका बहुत बड़ा एक रोल है। मेरी जो पहले बिल्कुल सोच थी वो उनसे मिलने के बाद ये अक्सर तब्दील हो गई। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा आदमी नहीं देखा जो 24 घंटे 24/7 कहना चाहिए वो मुजस्सम शायरी, सोते जागते। वो हमारे जो सगीर मलाल थे वो कहते थे कमर भाई का क्या है, सिगरेट जलाएं, सो रहे हों तो मुंह में लगा दें सिगरेट जला के, और उनसे पूछें कि सुकरात ने शायरी के बारे में क्या कहा, और शुरू हो जाएंगे। और एग्जैक्टली यही था कि वो मुसलसल और मुजस्सम जो है वो एक शेर उनमें शायरी और वो उनमें उबलती रहती थी। और एक बहुत ही लतीफ़े जैसा वाक़या है कि एक होटल है यहाँ 3 हट्टी पे, उस पर जिस दिन मैं गया तो मुझे भी नहीं पता चला, मैं तो गालिबन दूसरे दिन गया था। तो जब वहाँ से जाने लगे तो वेटर ने आवाज़ लगाई कि परसों आए थे आज जा रहे हैं और 200 या कितने रुपए का बिल इनका बना। तो मुसलसल बैठे हुए थे होटल में और लोग आ रहे थे जा रहे थे, बातें हो रही थी। उसमें 3 दफ़ा सलीम अहमद भी आए। तो उन्होंने आके तीसरे दिन पूछा कि तुम अभी कमर यहीं बैठे हुए हो? तो कहना क्यों, क्या हुआ? उनको पता ही नहीं चला कि तीसरा दिन हो गया बैठे बैठे हुए। तो इस तरह का बफूर और इस तरह का एक जज्ब जो है वो बहुत ही कम, मैं नहीं समझता कि मैंने किसी और को दूसरा उन जैसा आदमी देखा हो। और फिर यही नहीं, जब हम पहली दफ़ा उधर गया तो ये महमूद कमर एक शायर थे और अहमद हमेश, ये दोनों उनके यहाँ रहते थे और उनका तकरीबन तमाम जो बुदोबाज थी वो उनके ज़िम्मे थी। और फिर जितनी उस ज़माने में शुरू में नशिस्तें होती रही, लोग आते रहे, तो वो एक ऐसा मरकज़ बना हुआ था कि जो उनके घर का एक ऐसा हिस्सा था जो घर से अलग था। उसमें मुसलसल लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको चाय भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, और जो मुझ जैसे तालिब इल्म होते थे उनको आने जाने का किराया भी मिल रहा है। तो ये इस तरह का इनकरेजमेंट। और फिर वो किताबें नई से नई डिस्कस हो रही हैं, जो उनके जो दोस्त आते थे उनके लिए किताबें ही लाते थे। तो इस चीज़ ने, और ये सारा थ्योराइज भी उन्होंने किया, और क्योंकि उससे पहले
अहमद हमेश को तो क्योंकि मैंने बिल्कुल उस वक्त से देखा है, तो अहमद हमेश बहुत कम बात करते थे। और ये भी इंसिस्ट कमर जमील साहब ने उनसे क्या, कमर जमील कहते थे कि मैं हिंदुस्तानी आहंग में, पिंगल में जो है मैं शायरी करता हूँ। वो अपनी नज़्म को नसरी शायरी नहीं कहते थे, नसरी नज़्म नहीं कहते थे। तो कमर जमील साहब ने उनसे कहा कि तुम्हारी ये बात लोगों में समझ में नहीं आती, तुम इसको नसरी नज़्म कहा करो। तो उन्होंने कहा कि ये नसरी नज़्म क्या होती है। तो फिर इस पर सारी बात हुई। और ये उस ज़माने में हल्का रवाब ज़ौक़ बहुत, ज़िया जलंधरी यहाँ होते थे और हल्के के सेक्रेटरी थे सज्जाद मीर। तो ये उस ज़माने में उसने हल्के ने बहुत रोल अदा किया, क्योंकि सारे अक्सर नशिस्तों में यही होता था। तो मैं ही अकेला गया, जितने लोग, बहुत सारे जो लोग थे और उनको बहुत मुतासिर किया कमर जमील साहब ने। और अब उनके साथ एक ये था कि वो कोई एक जगह पर मुसलसल किसी एक बात मुसलसल कायम नहीं रह सकते थे। वो रोज़ एक नई तारीफ मुतय्यन करते थे कि शायरी ये होती है और नसरी नज़्म ये होती है। तो अब उनका लिखा हुआ बहुत कम है, मतलब सारे उन्होंने जो, जब मैं नए वक्त में था तो मैगज़ीन एडिटर, तो मैंने उनसे कॉलम शुरू कराया। तो उसके बाद से वो सारी चीज़ें, बातें तहरीर में आने लगी। और अब वो जितने कॉलम मौजूद हैं उन सब में आपको नज़र आएगा, अगर आप पढ़ें कभी, कि वो कितने तसलसल से उनके यहाँ तब्दीली आती है। तो तब्दीली का तसलसल एक मिलता है उनके। हाँ, उनके कुछ तहरीरें जो हैं, जो कि बहुत तवील नहीं है, वो जदीद अदब की सरहदें नाम की किताब में शाया हुई है, जो 2 जिल्दों में शाया हुई है। उसमें एक मजमून है, जैसे शायरी एक जुनून, उसे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो तनकीद है ही नहीं, वो बिल्कुल नज़्म की तरह एक मजमून भी उसी तरह लिखते थे। कराची में नसरी नज़्म की जो तहरीक थी उसका काफ़ी तस्करा हुआ। पंजाब में भी उससे पहले नसरी नज़्म लिखी गई थी, जैसे एक रिसाला था नुसरत। तो अहमद हमेश साहब का ये कहना है कि उनकी नज़्म, और ये भी एक डायरी सबसे पहले उसमें शाया हुई थी। लेकिन सलीमुर रहमान साहब जो दावा नहीं करते, कभी भी उन्होंने दावा ऐसा नहीं किया, लेकिन काफ़ी लोगों का ये ख्याल है कि सबसे पहले उन्होंने नसरी नज़्म कही। उनकी एक बहुत ही मुख्तसर नसरी नज़्म आपको सुनाकर फिर मैं अफजाल सैयद साहब से जानूँगा कि जो पंजाब में नसरी नज़्म का फ़रोग़ दिया है वो किन शायरों ने दिया और उनके बारे में अफजाल साहब क्या कहते हैं। ये नज़्म है सलीमुर रहमान साहब की, और ये पैराग्राफ की सूरत में है। ज़्यादातर नसरी नज़्में लाइनों की सूरत में लिखी जाती हैं, ये सलीम साहब की नज़्म पैराग्राफ की सूरत में है कि दूधिया चिकने गिलास पर उंगलियों के निशान हैं, मुझे पता नहीं कि मेरे हाथ में आने से पहले ये गिलास किसके पास था। ये निशान मिट जाएंगे, शीशे धुलते ही रहते हैं, लेकिन कुछ निशान ऐसे भी हैं जो रोज़ बरोज़ गहरे और नुमायाँ होते जाते हैं। उनकी उंगलियों के निशान जिन्होंने बेढंगेपन से मेरे दिल को छुआ और इसे खाली करके चले गए। अफजाल साहब पंजाब में जो नसरी नज़्म थी, एक तो नुसरत में उससे पहले शुरू हो गई थी। जी जी, अलग नहीं कर रहे हम इस नहीं पाकिस्तान, मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई तज़किरे से रह ना जाए। हाँ, पाकिस्तान का शिमाली हिस्सा। जी 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 बिल्कुल। तो ये बताइए कि और कौन से ऐसे शायर हैं कि जो आपको पसंद है, जिन्होंने नसरी नज़्म के फ़रोग़ में हिस्सा लिया। देखिए, जब हम बात कर रहे थे, अब चूँकि मैं कराची में था तो कराची के दोस्तों से बात होती थी, लेकिन जो हमारा ताल्लुक़ नसरी नज़्म के हवाले से बना और जो कि इस सिन्फ़ के फ़रोग़ में आगे रहे, तो और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं उनका पहले नाम लूँगा, वो नसर अंजुम भट्टी थी, जिनकी शायरी मुझे बहुत हमेशा से अच्छी लगी। और इत्तेफाक भी हुआ जब भी लाहौर गए तो उनसे सुनने का, उनकी कलाम के सुनने का, उनसे बातें करने का। फिर ये हुआ कि इफ्तिखार जालिब साहब कराची आ गए और उनके ज़रिए हमें और लोगों का पता चला, अनीस नागी साहब का पता चला, मुबारक अहमद को हम जानते थे पहले से, फिर अब्दुल रशीद, जिनका कि मैं समझता हूँ कि नसर नज़्म का पहला मजमूआ जो है वो अब्दुल रशीद साहब का था, फिर अबरार अहमद हमारे दोस्त थे। तो ये सारे लोग लिख रहे थे। फिर हमारे बाद यानी मोहम्मद अली मोहम्मद फ़र्शी साहब हैं, शनावर एहसान साहब हैं, नसीर अहमद नासिर हैं, जवाज़ जाफ़री हैं।
तो एक बहुत अच्छी लंबी फहरिस्त है जिसमें अगर कराची से बाहर अगर देखें तो और भी शायर मौजूद हैं। और इस तरह से सिर्फ कराची या सिंध या पंजाब की बात नहीं है, अभी बलूचिस्तान से भी आपको शायरों के नाम मिल जाएंगे, सरहद से भी मिल जाएंगे। और सिर्फ ये सन ऐसा है कि उर्दू ही में मकबूल नहीं हुई है, बल्कि हमारी जो कौमी ज़बानें हैं उनमें भी बहुत अच्छी नस्ल में लिखी जा रही हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लिखी जा रही हैं। तो ये इस वक्त का जो पाकिस्तान है उसमें तो जो सबसे मुस्तहकम जो सिंफ नज़र आती है वो तो नसी नज़्म है, वो चाहे उर्दू में लिखी जाए या पंजाबी सराइकी और दीगर ज़बानों। अच्छा, आपको तनवीर अंजुम साहिबा ने एक फ़र्क का जिक्र किया थोड़ा सा कि जो जहाँ नसरी नज़म लिखी जा रही है जैसे आपकी है या और दोस्तों की नज़म है उसमें मोहब्बत का ज़िक्र ज़्यादा है, औरत का ज़िक्र ज़्यादा है, तो आपको भी ये फ़र्क मिलता है कि दूसरी जगह जो नसरी नज़म लिखी गई उसमें कोई मौजू ज़्यादा हो, कोई मौजू कम हो? नहीं, ये बात किसी हद तक ठीक है, क्योंकि कुछ शायर जो इत्तेफाक से कराची और कराची के आसपास हैं उनमें मोहब्बत का या किसी जिनसे मुखालिफ का तज़किरा किसी और तरह से नज़र आता है। हम उसको फ़ील कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि ये वाकई किसी सच्चे किरदार के बारे में इनके जज्बात हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे ज़्यादातर नहीं मिलती इस हल्के से बाहर के शायरों में। और वो बहुत बड़े मसाइल पर चले जाते हैं, फ़लसफ़ियाना और वजूद की गुत्थियाँ सुलझाने लगते हैं, जो मेरी नाचीज़ राय में वो शायरी का मनसब नहीं है। वो मतलब क्या कहना चाहिए, जैसे कहते हैं ना तसव्वुफ़ बरबराए शेर गुफ्तन खूब हस्त, तो थोड़ा बहुत तो सही है, लेकिन अगर वो आपका मरकज़ी यानी नज़्म का असासा हो जाए तो फिर तो शायरी किसी और तरफ चली जाती है। तो ये चीज़ महसूस होती है, लेकिन और शायद मैं उसकी वजह नहीं समझता कि वो कहीं दूर बैठा हुआ है या उसका इनकाउंटर किसी औरत से नहीं हो रहा, वो तो कहीं भी बैठ के दूर से ख़याली तौर पर भी कह सकता है। तो वो एक किसी वजह से उनकी तरजीहात में मोहब्बत नहीं आती, जो एक तरीक़े से शायरी में कमी महसूस होती। तरजीह तो शायद हो, मगर वो इंटरेक्शन शायद उसका कम है जी। तरजीह तो मोहब्बत सबकी होती है, हाँ। लेकिन औरत से इंटरेक्शन शायद कम है। नहीं, लेकिन फिर तो उसका भी इज़हार होगा नहीं, किसी न किसी तरह से उसकी महरूमी का भी तो इज़हार होगा नहीं, अगर नहीं हो रहा तो वो भी नज़र नहीं आता ना। अच्छा, चौथी हमारे अच्छा जी जी इस बारे में दायरे ये बात कोई कुल्लिये के तौर पे नहीं कही जा सकती, ना इसमें कोई ये एक बहुत बड़े तादाद में अगर शायरों को मतलब आपका जायज़ा लिया जाए तब ये बात सही हो सकती है। ज़ाहिर है जाहिद डार पे कोई ये बात सादिक नहीं आती, और भी बहुत सारे शायरन शोरा हैं जिन पर ये बात सादिक नहीं होगी जो हमने कहा। तो हम इसको एक इज्तिमाई तौर पर मजमूई तौर पर देख कर हम ये तासुर कायम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हर अलग अलग शायरों को देखें तो हर एक का अपना रंग है, सब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। तो जो बात और ये कोई इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि शायरी की जो कद्र कीमत है या उसको भी हम तय कर सकते हैं। ये कोई क्वालिटी ये नहीं है कि अगर ये चीज़ मौजूद है तो वो अच्छी शायरी हो गई और ये चीज़ मौजूद नहीं है तो वो यानी इश्क बराए शेर गुफ्तन खूब नीस्त। हाँ, सही है। अच्छा। तो ये चलिए आपसे सवाल जो मैंने करना वो मैं कर लूँ। अच्छा। हमारी चौथी मेहमान थी अज़रा अब्बास साहिबा, तो चूँकि वो मौजूद नहीं है तो उनकी मौजूदगी उनकी गैर मौजूदगी को मौजूदगी में तब्दील करने के लिए उनकी एक नज़म मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जिससे चूँकि वो चौथी मेहमान थी और वो नहीं आई। एक ज़िंदगी और मिल जाए, अगर मुझे एक ज़िंदगी और मिल जाए तो मैं अपने सफ़र को अपने असबाब के साथ बांध कर रखूँ, एक परिंदे की तरह पानियों से टकराती हुई आँख से ओझल हो जाऊँ, एक ऐसे दरख्त की तरह जो सारी उम्र धूप और छाँव का मज़ा लेता है,
एक ऐसे बंजारे की तरह जो पहाड़ों और मैदानों को अपने कदमों की धूल में समेट लेता है, किसी ऐसी रक्कासा की तरह जो अपने मन का बोझ अपने जिस्म पर डाल देती है, किसी ऐसी जंग में शरीक होकर जो भूख और नफ़रत के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही हो, मारी जाऊं। अज़रा अब्बास की नज़में। तो आपसे तनवीर अंजुम साहिबा, जैसे इन्होंने तज़किरा किया अफ़ज़ाल सैयद साहब ने कुछ शायरों का, तो आप ये बताइए कि जो ख़ातून शायरात हैं तो उनमें से कौन कौन सी आपको पसंद हैं और उनके यहाँ कौन से मौज़ूआत हैं जिन्होंने जो उर्दू नज़्म है उसमें पेशरफ़्त की है, उसको मौज़ूआती, हियती और जमालियाती उसको तौसी दी है। आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? भाई मुझे भी 2 मिनट देना, मैं एक वजाहत कर दूँ। जब आप सोचते हैं तो कुछ जो सामने के बिल्कुल नाम है वो याद आ जाते हैं, और हो सकता है लोगों के नाम जो हैं वो याद ना आए। ज़ाहिर है जो जिन से मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा वो तो किशोर आपा कहना चाहिए हैं, फहमीदा रियाज से हम रात दिन मिलते रहे यहाँ पर, जब हर हफ्ते 10 साल तक तो हम लोगों की एक सिटिंग होती थी, उसमें वो भी होती थी और मैं भी होती थी। तो मेरी किताब भी, तीसरी किताब मेरी उन्होंने अपने वादा के प्लेटफॉर्म से छापी। और अज़रा अब्बास से हमारी मुस्तकिल मुलाकातें और वो रहीं। तो जिन लोगों से भी हम मिलते थे ज़ाहिर शायरी के हवाले से मिलते थे। इसके अलावा ज़ाहिर तरक्की जो है, नसरी नज़्म का इर्तिक़ा जो हमारा मौजू है वो जारी है और बहुत सारे नए नाम उसमें आ रहे हैं। जैसे लाहौर से फ़ाता मेहरू का नाम बहुत आता है, तो वो है, और कराची से भी सिदरा सहर इमरान का नाम आता है, और नसीर अंजुम भट्टी को ज़ाहिर है हम कभी नहीं भूल सकते इसमें। वैसे तो समीना राजा और अस्मा राजा भी थी, अस्मा राजा और भी बहुत सारे शायर आते। नसीर अंजुम भट्टी का तो मैंने लिया है। यहाँ अतिया दाऊद बैठी हुई हैं, अतिया दाऊद भी उर्दू में भी 10 में लिखती हैं, सिंधी में भी लिखती हैं, तो इनकी शायरी है। सब मेरा ख्याल है लोग इजाफे कर रहे हैं इस सब शायरी में। तो ठीक है, और लोग कोई मुझे याद आएंगे तो फरादीबा अकरम के, जिनके ऊपर मैंने लिखा है वो फरादीबा अकरम है। और अच्छा, अब जो कुछ वक्त बाकी है इसमें हम इन 3 शायर जो हैं उनके इनफरादी जिहाद के बारे में कुछ बात करेंगे। अनवर सनराय साहब, आप कुछ वजाहत करना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था कि जब आप तारीख़ की बात करते हैं उसमें यह है कि इनका अब्दुल रशीद का पहला मजमुआ आया जी, इन्नी कुंतो मिनल 1973 में, और उसके बाद ही वो कराची आए थे। उसके बाद या उससे पहले? उसके बाद आए कराची, मजमुआ लेके आए थे। अच्छा। और उसी वक्त हमारी पहली मुलाकात थी। उससे पहले उन्होंने कोई नसरी नज़्म नहीं लिखी थी, और उसके बाद वो यहाँ रहे तकरीबन 7 दिन तो मेरे साथ रहे वो यहाँ, और उसी दौरान उन्होंने नसरी नज़में लिखना शुरू की। और जब वो वापस गए तो उन्होंने जाके इतनी तेज़ी से वो नज़में लिखी कि 74 में ही उनका ये मजमुआ आया, अपने और दोस्तों के लिए नज़में। अच्छा। और उसी के बाद जो है इफ्तिखार जालिब जो थे उस ज़माने में कराची में नहीं थे, वो लाहौर में होते थे और मसावत के मैनेजर थे, और उन्होंने मसावत के अदबी एडिशन का एक खसूसी एडिशन शाया किया जिसमें कराची के तमाम उस वक्त जो लिखने वाले थे उनकी नज़में मौजूद थी और लाहौर के लिखने वालों की भी थी। और दैट वाज द बिगनिंग पॉइंट कि वहाँ से फिर नसरी नज़्म की ये शक्ल जुड़ी। 75 में फिर मुबारक अहमद इस शोर के बाद कराची आए और इस तरह ये एक तसलसल कायम होता। अच्छा, कुछ आप तीनों शायरों से आपकी ज़ाती शायरी के बारे में पूछ लिया जाए। आपकी शायरी में 2 चीज़ें मुझे बड़ी ख़ास नज़र आईं। एक तो आप जिस धरती से आपका ताल्लुक़ था, जो जनूबी पंजाब है, उसको आप बहुत मिस करते हैं। दूसरा, आपके यहाँ जो मोहब्बत है उसमें बड़ी नाकामी का, बेचारगी का, उसका बड़ा एहसास होता है और उसमें आंसू बहुत ज़्यादा है। तो इनके बारे में कुछ बताइए कि ये ऐसा क्यों है? जैसे आपकी पठाने खान बड़ी ज़बरदस्त नज़्म है, उसमें आपका जो जिस खित्ते से आप पैदा हुए उससे जुड़त का एहसास मिलता है, और फिर बाकी जो मोहब्बत की नज़्म। हाँ, मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कोई इस तरह से कोई मौज़ूआत की खसूसियत कोई है, मुझे तो उसका अंदाज़ा नहीं है।
कि उसमें अगर मोहब्बत है तो उसमें आंसू बहुत हैं और बाकी चीज़ें कम हैं। तो मेरे पास कोई नुस्खा तो है नहीं जिसको मैं मिला के कोई नज़म बनाता हूँ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मोहब्बत का आगाज़ ही जो है मोहब्बत की कामयाबी से होता है, और उसके बाद जो एक उसके ना मिलने की नई कैफियत जो पैदा होती है वो फिर उसको जिला देती रहती है, और उसी से शायद वो शायरी में ज़्यादा मज़कूर होती है। और दूसरी बात यह है कि अब मुझे ये ज़्यादा एहसास हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जो एक एग्ज़ाइल है और जलावतनी है, मेरा पहला मजमूआ भी था वो खुद साख्ता जलावतनी, मेरे ख़्याल में 80 में शाये हो जाना चाहिए था या उससे पहले शाये हो जाना चाहिए था, क्योंकि अज़रा की नज़म जो शाये हुई है नींद के मुसाफ़ते, उसके पीछे मेरे 3 मजमूओं का जिक्र है। एक मेरा नावल था चकला, वो शाये होने वाला था, वो नहीं शाये हुआ। नज़मों की किताब शाये नहीं हुई, अफसाने शाये नहीं हुए, और वो सब मैं ज़ाया कर चुका हूँ क्योंकि, और फिर मुझे ख़ुद भी ख़ासा तजर्बा हुआ है, मैं तवील अरसे तक बाहर भी रहा हूँ, तो वो वहाँ रहना जो था रोज़गार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, मेरे नज़र में ये भी एक जलावतनी है, और ये ख़ुद साख्ता जलावतनी होती है, और इसका एक गहरा ताल्लुक़ है। पहले जैसे लोगों को ले जाया जाता था, उनसे जबरी मेहनत कराई जाती थी और वो काम करते थे, उसके बदले उन्हें रोटी दी जाती थी। तो इसी तरह मैं बेशतर देखता हूँ कराची में बेशुमार लोग जो आते हैं वो कराची की मोहब्बत में नहीं आते, वो रोटी की तलाश में आते हैं। तो ये अंदरूनी जलावतनी जो है, जो वसाइल की गैर मुनसफ़ाना तकसीम है पूरे मुल्क में, उससे एक तरह की जलावतनी जन्म ले रही है, और जो इंतहाई तकलीफ़देह होती है। जी बिल्कुल, ये जलावतनी जो है, अगर आदमी अपने शहर में भी रह रहा हो तो जो शायर है वो अपने शहर में रहकर भी ख़ुद को जलावतन महसूस कर सकता है। अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब, वैसे तो शायर से उसकी अपनी शायरी के बारे में पूछना जो है एक अजीब बात होती है, लेकिन बहुत से आपसे जहाँ दीगर सवालात किए जा चुके हैं, तो एक सवाल ये भी कर लें कि आपकी शायरी में की जब तशरीह की जाती है, उसको समझने की कोशिश की जाती है, तो 2 आरा जो हैं वो वहाँ मुतसादम होती हैं कि क्या ये एक उमूमी जबर के ख़िलाफ़ है, उस उमूमी जबर जो है पूरी दुनिया में, या तकदीर का जो जबर है उसके बारे में है, उसके बारे में ज़्यादा है, या आपकी ज़ाती रुदात है? देखिए, उमूमी जबर मौजूद है, लेकिन उस जबर की शिद्दत का, उसकी तकलीफ़ का, वो किस तरह आपको और आपके दूसरे हमजिनसों को तबाही का बायस बन रहा है, तो उसके इदराक के लिए आपका अपना ज़ाती भी, जो आप पर जबर और जुल्म और सितम और नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, उनको भी जानना पड़ेगा। तो उसी के ज़रिए आप किसी बड़े पैमाने पर आलमगीर जो कैफियत है उसको भी बयान कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कि, लेकिन वो पहले ख़ुद पर जो गुज़री है वो है, और उसका पैरा है। बाज़ औक़ात ज़ाती बयानिया भी हो जाता है, बाज़ औक़ात दुनिया की और दूसरे मसाइल के साथ उसको बयान हो जाती है वो बात। तो लेकिन ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें लिखी हैं वो एक तजर्बे से गुज़र के ही लिखी। तनवीर अंजुम साहिबा, आपकी शायरी पढ़ के ऐसा एहसास होता है कि जैसे आप जो बहुत से किरदारों पे आपने नज़में लिखी हैं, तो ऐसा लगता है कि ख़वातीन की पूरी अक़वाम मुत्तहिदा आपकी शायरी में खुली हुई है। तो इसके बारे में बताएं कि आप ज़्यादातर शायर जो हैं अपनी शायरी का इजहार करते हैं, आपने जो दूसरे किरदार हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हमदर्दी से महसूस करके उनके बारे में लिखा, तो क्या ये दुरुस्त है ये कहना? कहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मैंने उनके भी तकलीफ़ को महसूस किया है। बाज़ औक़ात मुझे इस पर शर्मिंदगी भी होती है कि मैंने उनको शायद ऑब्जेक्टिफाई किया। ज़ाहिर है किसी के रियल नेम्स तो नहीं लिखे, ना ही वो कहानियाँ मुकम्मल तौर पर सच हैं। ईश्वर साहिबों से बात करें, आपकी आवाज़ कट जाती है जब वो इधर देखती हैं आप। तो उनकी ये सारी कहानियाँ कोई सच्ची कहानियाँ नहीं है, बहुत कुछ उसमें ज़ेब दास्तां के लिए ज़ाहिर होता है। तो ये किरदार हैं और कहानियाँ हैं, लेकिन ज़ाहिर ये कहीं ना कहीं से मुझसे टकराए हैं ये लोग उससे, और ज़ाहिर वो तो एक हिस्सा है मेरी शायरी का, पूरी की पूरी ये शायरी नहीं है। मेरी अपनी दास्तान भी उसमें बहुत है और दूसरों की दास्तानें जो, लेकिन वो मुझसे मिलती हैं और मैं उनको, आप बात ये है कि आप ज़िंदगी में क्या किससे मिलते हैं और क्या मुंतखब करते हैं अपने
मौज़ूआत के लिए। तो अब लोग अमेरिका जाते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे बहुत है अमेरिका में बहुत सारे इंटरेक्शन है, वो किरदार जो अमेरिकी किरदार है। अब अमेरिका में जब पाकिस्तानी जाते हैं तो वो कभी भी गरीब उनसे नहीं मिलते, गरीब ख़वातीन से, उनसे। मैंने ये चूज़ किया कि मैं उनके साथ अपना वक्त गुजारूं जो गरीब लोग हैं, जो फूड स्टैम्प्स पे रहते हैं। तो उसकी वजह से मैं वो कहानियाँ लिख सकी जो मैं लिख रही थी। और इसी तरह से वो कहानियाँ हैं जो पाकिस्तान में आप क्या मतलब मैंने अपनी मेड्स पर, जाहिर है वो मैं उनको कुछ दे तो नहीं रही हूँ ना, वो मेड्स हैं, लेकिन उसमें मेरी बहुत सारी कहानियाँ हैं मुख्तलिफ मेड्स पर, तो जो हमारी ज़िंदगी में इतना अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी कर पाते हैं उनकी मदद की वजह से कर पाते हैं। ख़वातीन की बात कर रही हूँ, तो ये वो बहुत अहम है हमारे लिए, और उसी अहमियत को मैंने महसूस करके उनके बारे में, मेरे नज़र में उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है बनिस्बत किसी और कॉलीग के या लोग या जो। अच्छा, लेकिन जैसे अफजाल साहब की शायरी में, और जैसे वो ख़ुद भी बता रहे थे कि जो उमूमी जबर है वो और इनकी ज़ाती ज़िंदगी का जबर या उसकी रुदात, वो दोनों ऐसे एक जैसे वो धागा होता है ना, तारे हरीरे दो रंग, उसकी तरह ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसी तरह तनवीर अंजुम साहिबा की शायरी में भी इन्होंने किरदारों पे जो नज़में लिखी, लेकिन इनकी जो सबसे अहम नज़म है मैं और नीलोफ़र, वो कोई और जो शायरी से इनकी बहुत ज़्यादा आगाह ना हो, वो शायद ये समझे कि ये भी किसी किरदार पर है, तो वो उनकी अपने बारे में है, अपनी ज़िंदगी के बारे में है। और वो जैसे उन्होंने उसको अपने मिरर इमेज को जैसे उसको उससे शायरी बनाई है, उसको कुरेदा है, तो वो बहुत अहम है। तो इनके इस तरीक़े वारदात से आपको धोखा नहीं खाना चाहिए कि ये सिर्फ़ किरदारी नज़में लिखती हैं। कुछ इनके किरदार ऐसे भी होते हैं जिनमें ये ख़ुद मौजूद होती हैं। अब जो कम वक्त रह गया, मेरा ख्याल है कोई सवाल अगर हाजरीन में से किसी के पास हो तो वो इनमें से किसी शायर से कर सकता है। जी, अतिया दाऊद साहिबा को माइक दीजिएगा। अतिया, माइक अगर है, जी जी वैसे बोल दें, मेरा ख्याल है अगर किसी को आवाज़ ना आए तो मैं इनका एक्सप्लेन कर दूंगा क्या वो कहना चाह रही हैं। जी तनवीर का जवाब ये बनता था, लेकिन इस तरह से जो ये सवालात इस प्लेटफॉर्म से लिए जाते हैं तो फिर जो इनसे इंस्पायरेशन होती है वो जाकर और ज़्यादा छोटा दायरा बन जाता है। तो यहाँ क्यों नहीं हम लोग हम असर की बात करते हैं, तो ये मुझे कहना था। अच्छा, और किसी का कोई सवाल हो? जी जी, आप अपना नाम बताइएगा, इनको दे दीजिएगा माइक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया है। मैंने ये पूछना था, बल्कि पूछना नहीं था, कहना था कि ये जो नसरी नज़्म है जिसके बारे में आप लोगों की आज डिस्कशन थी, बहुत अच्छा लगा इसको सुन के, और लग रहा है कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो नसरी नज़्म में भी बहुत उम्दा है। लेकिन मेरा कहना ये है कि मैं ख़ुद भी जैसे टीचर हूँ, मैं जब बच्चों को बता रही होती हूँ नसरी नज़्म के बारे में, तो हमारे पास मिसालें बहुत कम होती हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही मिसाल जो रह जाती है और हर बच्चे को वो याद रहती है, वो नून मीन राशिद की वो ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो। तो मेरा कहना ये कि हम इसको सिलेबस का हिस्सा भी बनाएं, नसरी नज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे भी इससे आगाह रहें। हालांकि देखा जाए, अब जिस तरह से मैं ये सारी नज़में सुन रही थी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, ये नसरी नज़्म है, लेकिन इसमें ख़याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे मतलब काफ़िया रदीफ़ का हमें ख़याल नहीं करना, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा जो है वो बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो बहुत सारे अब छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मैट्रिक के या आप क्या कहते हैं सेकेंड ईयर के, वो बच्चे कहते हैं मिस हमने नज़्म लिख दी है, नसरी नज़्म। अगर आप उसे पढ़ें तो आप कहेंगे ये तो एक पैराग्राफ है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि नसरी नज़्म में को भी हिस्सा बनाना चाहिए सिलेबस का ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चों को भी पता चले कि नसरी नज़्म लिखना आसान नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। हम लोग एक कोर्स पढ़ाते हैं हबीब यूनिवर्सिटी में, जो नसरी नज़्म पर कोर्स होता है, तो कोर्सेज बने हुए हैं उस पर। तो
हमने इन सब पर जिनके बारे में बात कर रहे थे इन सबको पढ़ाते हैं हम लोग। जी अफजाल साहब कि आपने बहुत अच्छी बात की कि इसको निसाब में होना चाहिए ताकि इब्तदा से ही बच्चों को मालूम हो कि नस्ल क्या होती है और उसका मेयार क्या होता है। उनके पास एक मिसाल या नमूना मौजूद होना चाहिए, जैसे और गज़ल का नज़मों का होता है, आला मेयार की गज़लें नज़में पढ़ाई जाती। अच्छा, एक सवाल ऑनलाइन भी आया है कि वो अफजाल साहब से ही कर लेते हैं। वो ये कि जो नस्री नज़म है इसका कोई मयार बंदी है? जैसे गज़ल की तो होती है कि इस वज़न या इस बहर में है तो ये गज़ल है, क्या नस्री नज़म का भी मयार है? दूसरा ये कि सवाल पूछा गया कि नस्री नज़म गाई क्यों नहीं गई अब तक, इनके जवाब आप मुख्तसर दे दीजिए। जी वो उन्होंने बताया कि गाई भी गई है। जी अच्छा, मेरे ख्याल है नस्र नज़म के मौज़ूआत ऐसे हैं कि शायद वो यानी एक आहंग में और गा के अच्छा न लगे। अगर आपको कोई बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप गा के तो बात नहीं करेंगे ना, आपका अंदाज़ दूसरा होगा, तो ये भी हो सकता है। लेकिन और जैसा कह रही कि गाई जा सकती है। और दूसरा इसमें क्या था मयार मयार तो खैर वो इस तरह का नहीं है कि इतनी लंबी हो इतनी छोटी हो और ये इस तरह के अल्फाज हों या संस्कृत के ज़्यादा हों फ़ारसी के कम हो, इस तरह की कोई मयार तो ख़ुद उसका मौजू और किस तरीके से वो बयान किया गया, इस तरह का मुकर्रर मयार कोई। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ इस सेशन का इख्तिताम करते हैं। आप सब जो लोग जहाँ मौजूद थे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।